ने आके सुप्रीम कोर्ट को ही धमाके से उड़ा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वहां पे वाकया हुआ और आज इन्होंने अपनी बातों से सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। पहले आप देखिए कि मरियम नवाज जो हैं वो जमानत के ऊपर हैं। उनकी अपील जो है वो तकरीबन 3 साल से कॉन्क्लूड नहीं हुई। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस खातून जो है वो बेल के ऊपर है और फिर जुडिशरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इससे ज़्यादा लिहाज क्या होगा। फिर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि उनके वालिद साहब जो अरबा रुपए की करप्शन में सजा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि किसी मुलजम को इस तरह से 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर अदालत से निकाल के लंदन भेज दिया जाए। वो लंदन के तमाम रेस्टोरेंट्स की सैरें करते फिरें और अदालतें जो हैं वो उनको देखती रहें। इतना लिहाज कभी किसी क्रिमिनल का नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनकी मैं समझता हूँ उनकी हैसियत क्या है। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, JUI की कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि इन्होंने भांत भांत के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा किए हैं जिनकी अपने हलकों में भी कोई हैसियत नहीं है। एक साहब जो है जो कहते हैं मैं बादशाह खान का पोता हूं तो मैं इसलिए NP का मुझे पसंद है। उसने तो बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बादशाह खान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है, बादशाह खान की पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात नहीं है। वो तो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने की हद दर्जा मुखालफत की। उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू था और वो एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने तो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया, काबुल जाके दफन हुए। इसी तरीके से जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है, आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनकी पॉलिसी से सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के घर जन्म लिया। वरना तो जो आप सिंध में सिंधियों के साथ कर रहे हैं, जो जहाँ पे 14 साल से आपकी हुकूमत है, आज बारिश होती है पूरा सिंध कराची जो है वो एक बिल्कुल समझिए कि डैम बन जाता है। और आप यहाँ इस्लामाबाद में पंजाब की हुकूमत को ख़रीदने चले हैं। सिंध के पैसे आप लोगों ने यहाँ लगाए हैं। वालिद साहब रात आपके फ़रार हो गए हैं ये जानते हुए कि आपकी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। आप सब लोगों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं। ये हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न की जो सहूलतें हैं वो उनको दी गई और तमाम जो इस वक्त ये जो हुकूमत है इसने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए एक काम किया। सुप्रीम कोर्ट के को दबाव में लाने की पुरानी रवायात है। इस वक्त आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। आपको याद होगा मलिक क़य्यूम साहब को इस्तेमाल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को तो मरियम के साथ बैठ के ये बात भी याद दिलानी पड़ती है जितना उनका ताल्लुक रह गया है भुट्टो, वो तो जरदारी फैमिली के चश्मो चराग हैं। उनको याद कराना पड़ता है कि भुट्टो, स्पेशली बेनज़ीर भुट्टो तो सारी उम्र शरीफ फैमिली के जुल्म और जबर का शिकार रहीं और मलिक क़य्यूम ने आप लोग तो चूँकि बाप बेटा दोनों को पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। अगर आप में थोड़ा सा भी नज़रिया बाकी होता, आप में थोड़ी सारी भी शर्म और गैरत होती, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठते। वैसे भी आपका क्या ताल्लुक रह गया पंजाब से? 6 तो आपकी सीटें, अगली दफ़ा आपकी उन 6 सीटों में से भी आपने एक सीट भी नहीं आपकी नहीं रहनी है। मैं आपको बता दूं आप जल्द ही ये जो था एमएल वली और ये जो हमारे भूटानी साहब, असलम भूटानी साहब भी बैठे हुए माशाल्लाह, उनकी अंदाज़ा लगाएं। वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी, असम्बली में फरमा रहे हैं कि एहसन इकबाल जो है जी वो बड़ा बेशरम है, मेरी स्कीमें नहीं डाल रहा। फिर मैंने सेक्टर कमांडर को फ़ोन किया तो मेरी स्कीमें डली। मतलब इतना बेशरम आदमी जो है, जो असम्बली में ये तकरीर करके कह रहा है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट से, मैं इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट का चमचा हूँ और मैं इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो एक परवरदा हूँ कि मैं सेक्टर कमांडर को फ़ोन किया तो उसने फिर फ़ोन किया प्लानिंग मिनिस्टर को और उसने जो है वो मेरी स्कीमें डाली। बंदे को कोई शर्म ही होती है। लेकिन ये जो सारा आज आपने देखा है ग्रोह जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर बेशर्मी की और बेगैरती की कोई तस्वीर लगानी हो तो इनकी तस्वीर लगा दें। डिक्शनरी में अगर आपने देखना होगा ये कौन लोग हैं। और फिर फजलुर रहमान जो कल से धमकियां दी जा रहे हैं,
आपका पंजाब से ताल्लुक क्या है, आपकी हैसियत क्या है? आप लोग जो है वो 5% वोट भी आप लोग जो है वो नहीं ले सकते पंजाब में। पर इस वक्त ये जो सारे लोग जिनको 11 पार्टियां बना के और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, इन सारी पार्टियां मिलकर भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने इन इलेक्शन में। पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना फैसला दिया है, और लोगों के इस फैसले के बाद अगर आप में ज़रा भी शर्म और गैरत होती, आप इस्तीफ़ा देते, घर चले जाते। लेकिन चूंकि आप लोगों को आदत है जूते खा के जाने की, और आज उसकी इब्तिदा आपने कर ली है इंशाअल्लाह। पहले ये अक्लमंद जो मशवरे दे रहे थे आपको, जो मीडिया सेल बनाया हुआ है आपने, एक चंद 13-14 लोगों के ऊपर जो उनके आपके एडवाइज़र्स हैं, चंद एंकर्स वैंकर्स जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने पहले आपको मशवरा दिया कि नहीं ये इस तरह से इमरान खान अकेला हो जाएगा। वहाँ पे आपने टेलीविजन्स बैन किए, आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाया, आपने इमरान रियाज खान को उठवाया, आपने जो साबिर शाकिर है उसको आपने बाहर भिजवा दिया, आपने अरशद शरीफ को जो है ब्लैकमेल किया, आपने जो बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं ARY को, आरफ हमीद भट्टी को आपने धमकियां दी, आपने उसके बाद जो समी इब्राहिम हैं उनको धमकियां दी। क्या क्या आप लोगों ने नहीं किया? सोशल मीडिया में हमारे 16-16 साल के बच्चों को आपने उठवाया, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया। अरसलान खालिद के घर के ऊपर जो है वो जाके हमला किया गया, और आपने वहाँ उसका जो छोटा भाई जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उसको थप्पड़ मारे कि अरसलान खालिद नहीं है, चलो इसको थप्पड़ मार दे। इस तरह से आपने 3 महीने में हुकूमत की है। आप लोगों में अगर ज़रा सी भी शर्म और गैरत होती, आप लोग माफ़ी मांग के आज इस्तीफ़ा देते। जो पंजाब की आवाम ने वर्डिक्ट दिया, उसके बाद, इस वर्डिक्ट के बाद हमजा शरीफ को तो रैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप चूँकि बेशर्म और बेहयाई के ऊपर उतरे हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के ऊपर आ गए। अब आप क्या कर रहे हैं? जो रूलिंग है वो तो बिल्कुल सीधी सादी है। जब ये केस हुआ, जो डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने अपने बालों से एक हाथ निकाला और वो हाथ पढ़ना शुरू कर दिया, और वो डिप्टी स्पीकर जो है इतना बेशर्म आदमी है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि आप आइए, हमें बताइए कि आपने हमारी जजमेंट के किस हिस्से के ऊपर रिलाय किया है ये रूलिंग देने के लिए। वो अदालत से भाग गया, और अब पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि जरदारी के पीछे पीछे वो मुल्क से ही फरार हो गया। ये सारे लोग मुल्क से फरार हो रहे हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा आज इन सब ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनको ECL के ऊपर डालें। ये भाग जाएंगे सारे अपने करतूतों से, स्पेशली मरियम औरंगजेब को, क्योंकि उसने अरबों रुपया का बेनिफिट दिया है सिगरेट कंपनी को। वो तो सीधी सीधी जो है वो 14 साल के लिए जेल जाना है उसने। ये कैसे भाग रही है मुल्क से? इसको और इसके खामन को दोनों को यहाँ पे अरेस्ट करना है, इसलिए इनको ECL के ऊपर जो है वो डाला जाए। दूसरी बात, और मरियम नवाज की जो हेयरिंग है जो कंक्लूड ही नहीं हो रही है, इसकी तो आज सुप्रीम कोर्ट के साथ इसने जो किया, इसी बात पे इसकी जमानत जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, एंड शी शुड गो टू जेल एंड सर्व हर सेंटेंस जो उनकी पुरानी है। ये सारे ऐसे बाहर फिर रहे हैं जैसे पाकिस्तान कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं, और ये सिर्फ गलतियां हैं चंद इनके जो हमारे पावरफुल लोगों की, जिन्होंने इन जैसे जो एक बिल्कुल ख़त्म हुई इनको लोगों को जो है वो ला के पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया। ये उनकी आस्तीन के सामने। मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने परसों जो है इन्होंने पूरी कैंपेन शुरू की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। 529 अकाउंट्स जो आइडेंटिफाइड है, जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, उन्होंने 11,000 ट्वीट्स की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग जो हैं ये ट्रैक डाउन है, इन सब का पता है कि कौन कौन है कहाँ से। अब ये अगली कैंपेन ला रहे हैं फौज के चंद अफसरों के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ, वो भी ये पकड़े जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से ये समझते हैं कि इसको पहली बार में हम अदलिया को दबाव में ले आए, दूसरी में हम फौज को दबाव में ले आए। आप पहले अवाम से फारग हुए, अब इन दोनों इदारों में भी आप मुकम्मल फारग हो जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मैं मुबारक देना चाहता हूँ। अब इनकी आपसे इन ये जो 11 चेहरे आपने देखे हैं, इन सब से आपकी जान हमेशा के लिए छूट गई है। इन लोगों ने इक़्तिदार में अब कभी वापस नहीं आना। ये अपना सामान पैकअप करेंगे और पाकिस्तान में नई क़यादत के रास्ते खुलेंगे। आज इन्होंने रूलिंग को तो डिस्कस ही नहीं किया। रूलिंग जो है वो कहती है कि आप जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो फैसला करेगी कैंडिडेट का फैसला करने के बाद वो उसको वोट देगी। अब यहाँ पे जो स्पीकर ने किया, परवेज़ अलाई साहब का वोट, परवेज़ अलाई को दिया हुआ वोट कैंसिल कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कोई मजाक है? इस तरह के फैसले जो हैं वो आप कर सकते हैं। और अब कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं।
यही जजेस, यही 3 जजेस जो हैं, ये स्पीकर रूलिंग केस का हिस्सा थे। उस वक्त भी रात 12 बजे अदालतें खुली थी। आज जो कह रही है ना 12 बजे ये रात को जो है वो पिटीशन एडमिट हुई, 12 बजे रात पाकिस्तान के लाखों लोग सड़कों पर थे और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पिटीशन रिसीव की थी। हम तो कह रहे थे रात को ही सुननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको टाइम दिया उसके ऊपर भी। आप मुझे बताइए, 3 महीने से हमजा शहबाज बैठा हुआ है, किस कानून के तहत बैठा हुआ है? हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमने तो एहतराम किया फैसलों का। 5 स्पीकर्स की जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, हम आईनी और कानूनी रास्ता लिया। हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो जजों के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की हैं, क्योंकि हमने समझा, और हमारे पास जिस तरह से अवाम खड़ी है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ, 22 करोड़ लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। पाकिस्तान को अगर आज श्रीलंका बनने से किसी ने बचाया है तो इमरान खान ने बचाया है। उसकी वजह यह है कि आपकी पोजीशन की डायरेक्शन और लीडरशिप के ऊपर लोग जो हैं वो रुके हुए हैं। आप ये जो चेहरे आज आपको नजर आए हैं, ये पाकिस्तान की रियासत और सियासत के विलन हैं। ये वो किरदार हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा। इन तमाम चेहरों को आप देखें, एवरेज मैं समझता हूं कि इन्होंने 50-50 अरब रुपया कमाया हुआ है। आज अगर पाकिस्तान के अवाम गरीब हैं तो ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान और ये जो बाकी पीछे बैठे हुए थे, ये इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम गरीब है। अगर आज पाकिस्तान का पैसा सिंध को 7 ट्रिलियन रुपया यानी 7,000 करोड़ रुपया जो है वो जा चुका है 2012 के बाद से, वो पैसा कहाँ लगा है? कराची तो सारा जो है वो डैम बना हुआ है। वो पैसा दुबई में लगा है, वो पैसा लंदन में इनकी महलात खरीदने में लगा है। आज जो ये, हाँ एक और बात मैं मुझे भूल गया बात करना, कि ये जो मलक रियाज की डील की बात कर रही हैं मरियम, तो मुझे बताइए कि वो जो अपार्टमेंट है 1 हाइड पार्क, मरियम नवाज ज़रा बताएं ना कि वो किसका था और किसने ख़रीदा था, और ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी ये कैसे शुरू हुई थी? भूल गई है ना, वो भूल जाती हैं, फिर कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं मरियम नवाज को याद कराना चाहता हूँ, 1 हाइड पार्क हसन नवाज का अपार्टमेंट था, और हसन नवाज ने वो अपार्टमेंट अली रियाज मलिक को बेचा था, और उस जो 150 मिलियन पाउंड का जो ये 100 मिलियन पाउंड का ये अपार्टमेंट जो बिका था, उसके ऊपर ये तहकीकात शुरू हुई थी कि अली रियाज मलिक ने हसन नवाज को इतना बड़ा पैसा जो 100 या 150 मिलियन पाउंड था वो कैसे जो है वो दे दिया। और उसके बाद एक प्राइवेट डील हुई जिसमें जो मलिक रियाज और जो नेशनल NCA है उनके दरमियान हुई, और उन्होंने वो पैसे पाकिस्तान वापस भेजे। पाकिस्तान की हुकूमत का तो उसमें लेना देना ही कुछ नहीं है। आप अपने भाई साहब से ज़रा पूछ लें कि ये जो 1 हाइड पार्क की डील हुई थी इसमें उनका क्या रोल था, ताकि आप क्लैरिफाई हो जाए, बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट